ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या डिस्कस किया था हमने बेटा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। थोड़ा सा हमने देखा था उसके मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स देखे थे बेटा हमने? एक था हॉरिजॉन्टल और दूसरा कौन सा था बेटा? वर्टिकल। तो कल हमने कौन सा पढ़ लिया था? हॉरिजॉन्टल बेसिस हमने पढ़ लिया था। हॉरिजॉन्टल मेथड हमने कल क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना? हाँ, तो कल की क्लास के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल मेथड को डिस्कस कर लिया था और उस हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर हमने क्या देखा था कि 2 ईयर्स को कंपेयर किया जाता है, जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा? वर्टिकल एनालिसिस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? वर्टिकल एनालिसिस। क्या होता है ध्यान देना। इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए सिंगल ईयर, फॉर ए सिंगल ईयर, एक ही ईयर के, मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज एनालिसिस आप इसको कह सकते हो। फॉर ए सिंगल ईयर और ऑन ए पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस लाइक रेशियोज। रेशियोज भी इसी के अंदर आ जाएंगे। आपके कॉमन साइज स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएगा। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स a study of the quantitative relationship। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब कि भैया किसकी क्वांटिटी किससे कितना मैच करती है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का सिंपल सा मीनिंग ये होता है बेटा कि किसी चीज अगर टोटल के कंपैरिजन में हमारे पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट कितना परसेंट है। मान लो घर की इनकम, किसी फैमिली की टोटल इनकम 5 लाख रुपीज पर मंथ है। अब उसमें 5 लोग हैं, तो 5 लोग पर्टिकुलर आदमी कितना पैसा कमा रहा है। पर्सन ए 20,000 कमा रहा है, तो उस 5 लाख में उसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। 20,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करके अपन वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एक एस्पेक्ट हमको यहां पर देता है। अमंग वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए सिंगल पीरियड, द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज टू द टोटल एंड द टोटल इज टेकन इक्विवेलेंट टू 100। आया याद? टोटल को क्या लिया जाता है? 100 लिया जाता है और उसी के बेस पर आगे कैलकुलेशंस की जाती है। ठीक है। स्टेटमेंट्स कंटेनिंग सच एज एनालिसिस आर टर्म्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके थ्रू जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनको जनरली क्या माना जाता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। कोई भी डाउट यहां तक वर्टिकल एनालिसिस के बारे में? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये तो हमने 2 मेथड देख लिए। कौन कौन से 2 मेथड देख लिए बेटा हमने? एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड्स हमने देख लिए और एक हमने वर्टिकल मेथड देख लिया। अगला पॉइंट ये आता है, क्यों करना है एनालिसिस? क्यों एनालाइज करना है? एनालाइज करने का सबसे बड़ा रीजन तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हर व्यक्ति अकाउंटिंग फील्ड से नहीं होता, तो उनके सामने इजी टर्म्स के अंदर इन वैल्यूज को क्या किया जा सके? प्रेजेंट किया जा सके। इसके लिए एनालाइज करना जरूरी होता है। क्या लिखा है? टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एक फर्म एक्चुअल में कितना पैसा कमा रही है। बहुत ध्यान से समझना। बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक चाय की थड़ी वाला है ना, वो डेली के 1,000 रुपए कमा रहा है, और एक शोरूम वाला वो डेली के 3,000 रुपए कमा रहा है। विच वन इज बेटर? चाय की थड़ी वाला बेटर है, क्योंकि वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,000 रुपए कमा रहा है। वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 3,000 रुपए कमा रहा है। ये 10,000 इन्वेस्ट करके जो 1,000 रुपए कमा रहा है डेली बेसिस के, 10% अर्निंग है इसकी डेली बेसिस पर, उसकी मात्र 3%, और भी 3 भी नहीं है, 0.3%, 0.03% पैसा कमा रहा है। दिखने में क्या दिख रहा है? इसकी इनकम 1,000 है, उसकी इनकम 3,000 है, लेकिन फिर भी बेटर कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी है? जिसका इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये कैसे पता लगेगा? जब हम कंपैरिजन
करेंगे, हर चीज के बेस पर जब कंपैरिजन किया जाएगा। टू मेजर द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है बेटा कि एक सेकंड बेटा, अभी बताता हूं आगे। ओके, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है उस पर ध्यान देंगे बेटा आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट। क्या है सॉल्वेंसी का मतलब? कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट। देखो, हर बिजनेस के पास कुछ एसेट्स होती है और कुछ क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। सॉल्वेंसी में ये चेक किया जाता है कि बिजनेस के पास जो भी लाइबिलिटीज है उनको रीपे करने के लिए, कैसे रीपे करोगे? भगवान तो आगे पैसे देके जाएंगे नहीं, या सरकार देके जाओ, कोई भी नहीं देगा। कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल है या नहीं, किसको रीपे करने के लिए? अपनी लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए। वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंसी। अब वो मेजर कई बार दिखने में बहुत कुछ दिखता है। बैलेंस शीट को टोटल चेक करो ना आप, तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 100 करोड़ 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए है कंपनी के पास, 100 करोड़ की लाइबिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया ना, तो उन 100 करोड़ की एसेट्स को दिखाने के लिए उसमें 50 करोड़ की एसेट्स तो फिक्टिशियस एसेट्स थी, और लाइबिलिटी एक्चुअल में क्या है? 100 करोड़। मतलब कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो गड़बड़ है। तो ये चीजें भी क्या कर की जाती है, कंसीडर की जाती है। वो एनालाइज के थ्रू ही पता लग पाएगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या चेक करना है। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या वीक है। कंपनी के पास मतलब अच्छी खासी कैपिटल है या नहीं है। जैसे अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेटेस्ट अडानी ग्रुप है ना, इंडिया की ग्रेटेस्ट कंपनी बनी हुई है, बहुत बड़ा उसका मार्केट कैप हो रखा है। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में उसके पास जो कर्जा कितना है? अगर आज की डेट में अडानी ग्रुप बंद हो जाए ना, आज की डेट में, तो इंडिया की 17 पॉइंट समथिंग % पैसा डूब जाए इंडिया का। तो आप सोच के देखो, 10 लाख करोड़ रुपीस का कर्जा है उस कंपनी के ऊपर। तो दिखने में तो क्या दिख रहा है साहब, 10 लाख करोड़ रुपीस है उसके पास, कर्जा है, तो मतलब वो पैसा भी इन्वेस्टेड है कहीं ना कहीं। लेकिन वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की? वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। इट इज जस्ट लाइक पेटीएम। पेटीएम की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बहुत ज्यादा वीक है। तो इनको एनालाइज करने के लिए क्या होता है, हमें एक एनालाइज करना होता है इन सब डेटास को कलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। अब जैसे मान लो ये पता करना है कि भाई सेम बिजनेस में हम बात करें, जैसे नाइकी, ये आप यूं ले लो, रेड चीफ। तो रेड चीफ के शूज आते हैं ना, और कौन से आते हैं उस कंपनी के? बाटा के। नहीं, बाटा तो चलो अलग सेगमेंट हो गया। रेड टेप हो गया, रेड चीफ हो गया, वुडलैंड हो गया। अब आपको ये पता करना है कि सब रेड चीफ और वुडलैंड ये दोनों सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में किसकी पोजीशन ज्यादा बेटर है? नहीं, इन दोनों में किसका की पोजीशन ज्यादा बेटर है? तो उसके लिए दोनों फर्म्स को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किससे कर पाओगे आप? एनालाइज से। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये चेक करने के लिए कि भैया फर्म और डिबेंचर इशू कर रही है या शेयर्स इशू कर रही है, तो कंपनी इस पोजीशन में है भी क्या, कि मान लो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए या डिबेंचर इशू कर दिए, तो कंपनी इंटरेस्ट या डिविडेंड भी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। ट्रेंड क्या होता है? रिलायंस ट्रेंड तो सब जानते हैं, है ना, पर एक्चुअल में ट्रेंड का मीनिंग क्या है वो समझो। ट्रेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति।
प्रवृत्ति मतलब नेचर होता है ना। कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारा मिताशी का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी कुछ भी बात कर लो, कभी भी अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा होगा, कोई भी काम चल रहा होगा ना, उसमें कोई ना कोई एक पनौती जरूर डाल देंगे। अब एक बार देखा हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार देखा कोई बात नहीं, तीसरी बार देखा कोई बात नहीं, तो चौथी बार में अपने आप कह देंगे अच्छा मिताशी आ रही है क्या, हाँ ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इट्स इन ट्रेंड, वो ये काम करेगी करेगी। तो इसमें ट्रेंड का मतलब, जैसे यहां पर मैं आपको समझाना चाहूं तो ट्रेंड का मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर देखा जाए तो क्या देखने को मिल रहा है कि मान लो किसी बिजनेस का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, आवाज नहीं बेटा इधर ध्यान दो, 50 लाख है। कितना है प्रॉफिट? 50 लाख। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 55 लाख हो गया। कितना हो गया? 55 लाख। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है, बहुत ध्यान से समझना, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 61.5 लाख। कितना हो गया? अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि भैया इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी दिखेगा कि हर साल जो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना वो 10% से बढ़ रहा है। कितना हुआ यहां पर? प्लस 5 लाख हुआ। 50 लाख और 5 लाख का कितना परसेंटेज है? 10%। यहां पर कितना प्लस हुआ? 5.5 लाख, जो कि 55 लाख का कितना है? 10%। तो हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है? 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब एक ट्रेंड शो करता है। वो ट्रेंड शो करने के लिए एनालिसिस किया जाता है, ट्रेंड एनालिसिस, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक इस तरह उसको भी हम एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो पर्टिकुलर मेथड के बारे में बात नहीं कर रहे, तो एनालाइज के लिए वो भी जरूरी है। आगे, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना। हम बिजनेस स्टडीज के अंदर एक लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा लाओ बेटा, मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएंगे? 11th में हमने पढ़ा था प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का एक मेन उद्देश्य होता है। क्यों? प्रॉफिट के कुछ यूजेस भी पढ़े थे, प्रॉफिट के हमने क्या पढ़े थे? कुछ इंपॉर्टेंस भी पढ़े थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस पढ़ा था हमने प्रॉफिट का, भैया प्रॉफिट से ये पता लग जाता है कि बिजनेस चलाने वाला कैसा है। मैनेजमेंट कौन है? बिजनेस चलाने वाला। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका भी पता लग जाएगा। जैसे हमने देखा ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, हर साल 10% ही बढ़ रहा है, मतलब मैनेजमेंट का काम स्टेबल हो गया। प्रॉफिट को बढ़ाओ भी तो सही, 10% तो ग्रोथ हर साल वैसी ही हो रही है, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं किया है। तो मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है वो पता लग जाता है। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी एक इंफॉर्मेशन देता है। मैनेजमेंट एनालाइज कर सकता है, मैनेजमेंट रिव्यू कर सकता है। जैसे कंट्रोलिंग हम पढ़ते हैं ना, तो कंट्रोलिंग हमने क्या देखा था कि भाई मैनेजमेंट को भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, जिसके बेस पर वो आगे की प्लानिंग कर सके। पास्ट के बेस पर आगे की फ्यूचर की प्लानिंग होगी, तो वो पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो एनालाइज करना, वो कंट्रोलिंग करना किसका काम है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वो किया जाता है। आगे बढ़े अगर अपन, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहां कहां काम आते हैं? सबसे पहला यूज क्या है? फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आज मान लो मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदने या जो भी खरीदने, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को डिसीजन लेने से पहले उस कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहूंगा। अब परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैं कंपनी के 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगा लूं, उनको फिर पढ़ने बैठूं, तो उनको जब तक समझूंगा इतने में तो वो साल 2 साल निकल जाएंगे, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या, एक एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके बेस पर पता लग जाएगा कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है। फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजंस, भैया किसी को उधार देना कि नहीं देना, उसके बारे में डिसीजन लेना है, तो उसकी पिछली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करो। स्टेटमेंट चेक नहीं करने, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने। जैसे इसके लिए ना एक रेशो कैलकुलेट किया जाता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो। क्रेडिट टर्नओवर रेशो में क्या दिखाया जाता है कि नॉर्मली ये पर्सन कितने दिनों में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देता है। तो पता लग जाता है कि भाई इस आदमी को उधार दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उसमें एक ये वो रेशो ये जानकारी दे देता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने क्रेडिटर्स को जनरली 10 दिन में पैसा देता है, तो हमको पता है कि हम इसको उधार देंगे तो ऑन एन एवरेज 10 दिन के अंदर हमारे पास पैसा वापस आ जाएगा, तो वो डिसीजन लिया जा सकता है। अब हम अगर उससे ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको उधार मत दो। फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस, भैया इस कंपनी से डिविडेंड मिलेगा या
नहीं मिलेगा, टाइम पर मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, वो प्रीवियस डेटा के बेस पर आपको पता लग जाएगा। फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, ट्रेंड का मतलब अभी मैंने बताया था। फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस, इन सब जगह फाइनेंशियल एनालिसिस को यूज किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? कंटिन्यू करें आगे। देखिए अगला क्या टॉपिक है हमारा, मोड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से मेथड्स है जिनके बेस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, और भी कई सारे, बहुत सारे हो सकते हैं ये। ठीक है ना, कई सारे मेथड्स है जो जनरली यूज में लिए जाते हैं। हमें जनरली कौन से पढ़ने, केवल इसमें से 1 2 3 4, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, वो दोनों हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो एनालिसिस का होने वाला है, और फोर्थ चैप्टर हमारा, नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद कौन सा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का होने वाला है। ठीक है, यहां तक आगे देखिए, शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कंपैरेटिव इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या शुरू करते हैं बेटा? सबसे पहले अपन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। एक तो हॉरिजॉन्टल बेसिस, वो सॉरी, हाँ, हॉरिजॉन्टल मेथड है। 2 ईयर्स के डेटा को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? 2 ईयर्स के डेटा को कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। आगे मीनिंग क्या है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स फॉर 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, 2 साल के डेटा को हम एक एक करके एक तरफ रख देते हैं, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ताकि उनमें क्या कर सके, हम कंपैरिजन कर सके, आर कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी को क्या कहा जाता है बेटा? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। सच स्टेटमेंट्स नॉट ओनली शो द एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ वेरियस ईयर्स। अच्छा, 2011 का 2012 का डेटा आपने अलग अलग रख दिया, तो वो केवल इतना नहीं है 2011 और 12 का डेटा ही बता रहा है, उनके बीच का डिफरेंस भी बता रहा है। उनके बीच का डिफरेंस परसेंटेज बेस पर कितना है वो भी आपको यहां पर शो हो जाएगा। बट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कॉलम्स टू इंडिकेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिगर्स फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, एक साल से दूसरे साल में कितना जंप हुआ है या कितना डाउन हुआ है। इसके अलावा द स्टेटमेंट में ऑल्सो शो द चेंज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर इन परसेंटेज फॉर्म। कौन से फॉर्म में भी दिखाता है ये? परसेंटेज फॉर्म में भी ये शो करेगा। सच कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन फॉर्मिंग द ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस, बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है इसके बारे में, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। कैसे बनाते हैं हम द कंपैरेटिव? अब इसमें दोनों चीजें आएंगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे हम, और हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करें हम किसकी बेटा? द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। किसकी बात करें सबसे पहले हम? कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो ध्यान देना। बैलेंस शीट बनाना तो आता है, प्रीवियस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ के आए, बैलेंस शीट बनाना खूब जानते हैं, बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना जानते हो अगर, तो आपको ये याद होगा हम क्या लिखते थे सबसे पहले, ऊपर ही ऊपर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, उसके बाद अमाउंट। अब आपको क्या लिखना है यहां पर? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ध्यान देना। सबसे पहले क्या आएगा? पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर। क्या आएगा बेटा? प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट कॉलम करंट ईयर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इस चीजों को।
अब इतना तो अपन अभी तक बनाते आए हैं, बस प्रीवियस ईयर की जगह अमाउंट लिखते आए। 2 साल का अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट यहां पर लिख देंगे। 2 कॉलम और बनेंगे इसके अंदर। कौन कौन से 2 कॉलम और बनेंगे? सबसे पहला एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीस, और नेक्स्ट कॉलम एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीस और एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। अब देखो ध्यान देना, अगर प्रीवियस ईयर को हम ए दें, करंट ईयर को हम बी कॉलम नंबर दें, एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस में से, करंट में से प्रीवियस को लेस करना है। क्या करना है आपको? करंट में से प्रीवियस को लेस करना। तो क्या हो जाएगा यहां पर? सी का मतलब बी माइनस ए। कई बार बच्चा क्या करता है कि ए में लिख देता है करंट ईयर, बी में लिख देता है प्रीवियस ईयर, तो उस केस में सी का मतलब हो जाएगा ए माइनस बी। उस केस में क्या मतलब हो जाएगा उसका? ए माइनस बी। ध्यान रखना इस चीज का। करना क्या है? करंट ईयर में से कौन सी वैल्यू घटानी है? प्रीवियस ईयर की वैल्यू को आपको लेस करना है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? कंफर्म? आगे, और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी है, तो सी अपॉन, अब कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर, ए इंटू 100। सी अपॉन ए इंटू 100। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपने प्रीवियस ईयर कहां लिख दिया? बी में लिखा है, तो जब ये ए माइनस बी हो जाएगा तो यहां पर भी फिर सी अपॉन बी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा फिर वो? क्योंकि क्या आना है यहां पर? करंट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर। क्या आना है यहां पर? प्रीवियस। तो इसको इस तरह से याद रखने चाहिए, आप यूं भी याद रख सकते हो। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या याद रखो आप? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी तो आ ही गया अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। क्लियर है यहां तक? फॉर्मेट याद रह जाएगा? पक्का? कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो बता दो। इसी तरह से क्या बनेगी? अब कंपेरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, ये ऊपर वाली हेडिंग सेम चलेगी। बस अंदर का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपको आता है, और किसका? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है ना? इसी बेस पर अगर हम बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा आपको? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 12 का और 31 मार्च 11 का हमें डेटा दिया हुआ है। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनानी है आपको? कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक्चुअल में मैंने अभी बता दिया, वैसे आपको क्वेश्चन कैसे होगा वो एक अलग चीज है। अभी आप क्या करो, देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। आपको कॉपी मारनी पहले तो, ये बैलेंस शीट है ना पूरी, इसको एज इट इज उतार लो। बस इसमें अमाउंट के 2 कॉलम दे रखे ना, आपको 2 कॉलम और ऐड कर देने। कौन कौन से? एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीस और दूसरा एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। तो मैं भी इसको सॉल्व करवाता हूं, उसके पहले आप क्या करो, इसको फटाफट से कॉपी मार लो। जो फॉर्मेट बनता है ना इस तरह से बन जाएगा। देखो, पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखा है ना। एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज मतलब एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीस और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज। ठीक है? फॉर्मेट इस तरह से बनाना है। कैसे बनेगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं अभी। पहले इसको उतारो फटाफट, यहां तक बनाओ फॉर्मेट जल्दी से। चेक करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पूरी बैलेंस शीट तुमने प्रिपेयर कर ली है। आगे ध्यान दो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती कैसे उस पर ध्यान देना। आप करना क्या है, ये आपने लिखा है। अब आप देखोगे तो इसमें 12 और 11 2 ईयर है ना। बाद वाला ईयर हमेशा करंट ईयर होता है, पहले वाला ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर होता है। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो सी क्या हो जाएगा यहां पर? ए माइनस बी। क्यों हो जाएगा ए माइनस बी? क्योंकि हमने ए में क्या लिया है? करंट ईयर, बी में क्या लिया है? प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? और अगर इसको डी मानेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये सी अपॉन बी इंटू 100।
ठीक है ना। अब चेक करो आप, 10 लाख माइनस 5 लाख, क्या हो रहा है ये 10 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा 5 लाख। परसेंटेज कैसे निकलेगा 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 कितना हो गया 100%। क्लियर है। 2 लाख माइनस 3 लाख, माइनस का 1 लाख आएगा, माइनस का अमाउंट शो करने के लिए हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं, हो गया 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100। 1 लाख अपॉन 3 लाख करेंगे इंटू 100 करेंगे तो वो 33.33% आएगा, वो भी काय का माइनस का, क्योंकि डिफरेंस माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में आएगी। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़े, 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 60%। ठीक है यहां तक। आगे बात करें 2 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख, 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 100%। नेक्स्ट बात करें 24 लाख माइनस 15 लाख 9 लाख, 9 लाख अपॉन 15 लाख कितना आ जाएगा 60%। क्लियर। 14 लाख माइनस 8 लाख 6 लाख, 6 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 75%। 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 50%। क्लियर। और देखिए 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100 25%। 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 100%। ये तो 24 माइनस 24 लाख माइनस 15 लाख 9 लाख, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 60%। बन गई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इजी है ना, कोई भी दिक्कत है किसी को। फटाफट कंप्लीट करो इसको, वैल्यूज लिखिए फटाफट कंप्लीट करिए। बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसके अंदर से ना आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 4 मार्क्स का भी आ जाता है। 6 मार्क्स में ना एक साल कंपैरेटिव कॉमन साइंस पूछता है, एक बार कैश फ्लो पूछता है। 4 मार्क्स में एक बार कंपैरेटिव कॉमन साइंस, मतलब 6 मार्क्स में अगर कंपैरेटिव है तो कॉमन साइंस 4 मार्क्स में हो जाता है। 4 मार्क्स में अगर वो सॉरी कंपैरेटिव अगर 6 मार्क्स में है तो कैश फ्लो कहाँ आ जाएगा 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में अगर कैश कंपैरेटिव है तो 6 मार्क्स का क्या हो जाएगा कैश फ्लो। कंपैरेटिव कॉमन साइंस दोनों में से कोई भी एक चीज पूछी जाती है, जनरली दोनों चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना। रेशो वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से 4 मार्क्स में ही आता है, कई बार वो भी 6 मार्क्स में आता है। मतलब इन तीनों में से 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में श्योर है आपके लिए। तो बस थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है कि चीजें इस हिसाब से तैयार करो। अब ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आए तो भी हमारे लिए को 4 नंबर में कोई बुरा नहीं है, 6 नंबर में तो खैर बहुत अच्छी बात है ही सही। ठीक है ना, क्योंकि कैश फ्लो से कंपेयर करेंगे, हालांकि कैश फ्लो भी बहुत ईजी है, पर कैश फ्लो को कंपेयर करेंगे ना हम किससे कंपैरेटिव से, तो वो कंपैरेटिव बहुत ज्यादा इजी चैप्टर हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक कंप्लीट, हो गई ना सारी वैल्यूज कंप्लीट आपकी यहां तक, कंफर्म। आगे बढ़ू, बोलो फटाफट, कंप्लीट करिए इनको। हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें बैलेंस शीट बना के दी हुई नहीं है आपको, सिर्फ वैल्यूज दी हुई है। तो पहले बैलेंस शीट बनाओ, है ना, बैलेंस शीट बनेगी फिर बाद में उसको आप मतलब प्रॉपर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फॉर्मेट याद है तो उसी फॉर्मेट में इन वैल्यूज को आपको जमाते हुए कंप्लीट करना है। यू ऑल हैव 5 मिनट्स टू कंप्लीट इट, कंप्लीट इट। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है सबका, सबने बैलेंस शीट बना ली। सबसे पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला चेक करो सही भी बनी है या नहीं बनी तुम्हारी बैलेंस शीट। फॉर्मेट चेक करो, आंसर चेक करो, परसेंटेज चेक करो सही है या नहीं है। क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, कहीं भी कोई डाउट है तो वो बता दो। यहां पर 11 पहले है 12 बाद में है। अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या हो जाएगा बेटा
बी माइनस ए, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए इंटू 100, ठीक है ना। तो 10 लाख माइनस 10 लाख नील, तो परसेंटेज भी नील। 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 100%। 4 लाख माइनस 5 लाख, माइनस का 1 लाख होगा, और 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 20% माइनस का आ जाएगा। 12 लाख 70,000 माइनस 9 लाख कितना आएगा, 3 लाख 70,000, और 3 लाख 70,000 अपॉन 9 लाख 41.11% आ रहा है। 8 लाख 38 लाख 70,000 माइनस 38 लाख, तो 8 लाख 70,000, और 8 लाख 70,000 अपॉन 30 लाख इंटू 100, 29%। 16 लाख माइनस 15 लाख, 1 लाख, 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 16.67%। 6 लाख 30,000 माइनस 5 लाख, 130, 1 लाख 30,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 26%। ठीक है, यहां तक। तो आगे इसमें और क्या है, नील माइनस 1 लाख, तो माइनस का 1 लाख आएगा। 0 माइनस 1 लाख करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 1 लाख, और 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, 100%। ठीक है ना। 120 अपॉन माइनस 120 माइनस 1 लाख, 20,000, 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 20%। 15 लाख 20,000 माइनस 8 लाख, 720, 720 अपॉन 8 लाख, 90%। और ये वाला तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से आपकी ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आई जस्ट होप इसके आगे क्वेश्चन आप, इसमें जितने भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चन हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चन जितने भी वो आप सारे कंप्लीट करके लाएंगे। कंपैरेटिव जितने भी है, चाहे इनकम स्टेटमेंट है चाहे बैलेंस शीट है, फॉर्मेट सबका बना लेंगे आप, बस परसेंटेज चेंज वाला मत लिखना, बाकी उसमें इनकम स्टेटमेंट भी इसी तरह से होगा। ठीक है ना। फॉर्मेट प्रॉपर कैसे बनता है वो आपको जानकारी है वहां पर। ठीक है, तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास।